जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने समजातीय श्रेणी और समयावकता से संबंधित ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अल्कोहल से संबंधित ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बायो को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना और वो भी ग्रुप डी और NTPC एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल बिना अपने समय को गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम समान नाम के गलत सेट चुनें। ऑप्शन दिया हुआ है C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है CH3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है C3H8OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल और चौथा ऑप्शन है C2H5OH इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में या तो अनुसूत्र गलत है या फिर उसका साधारण नाम गलत है या फिर उसका IUPAC नेम गलत है। आप सभी कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा? आसानी से पता कर सकते हैं मेरे मित्र। इतना तो आप सबों को मालूम चल गया होगा कि आपके इस क्वेश्चन में किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन में अल्कोहल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अल्कोहल की बात की जा रही है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि अल्कोहल क्या है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अल्कोहल जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल क्या है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पास तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो हम लोग अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी आपका अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होगा उन सभी के लास्ट में क्या होगा? तो गुरुजी सिंगल बॉन्ड OH होगा। जितने भी अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होगा उन सभी के लास्ट में क्या होगा? तो सर OH लगा होगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो OH है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा वो किस ग्रुप का कंपाउंड होगा? आप सभी कहेंगे सर अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका OH है ये अल्कोहल के लिए क्या हो जाता है? तो आप सभी याद रखना कि ये अल्कोहल के लिए कार्यात्मक समूह हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्यात्मक समूह हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा और मैंने ये चीज़ पीछे के सेशन में बताया भी है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वह पार्ट होता है जिस पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है वो सारा का सारा डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे उसका प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा? तो सर इसी OH ग्रुप पे डिपेंड करेगा, जो क्या हो जाता है अल्कोहल के लिए? तो सर जी ये अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो आसानी से लिख सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड को लिखने के लिए आपको अल्कोहल का जनरल फार्मूला याद रखना होगा। अच्छा, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य सूत्र कहते हैं, वो क्या होता है? तो गुरुजी CnH2n+1OH होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका जनरल फार्मूला है जिसमें OH लगा हुआ है ये सभी कंपाउंड में लगेगा। क्यों? क्योंकि OH क्या है? तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ क्या ये CnH2n+1 को भी कुछ बोला जाता है क्या? बिल्कुल सर, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि CnH2n+1 जो है ये आपका एल्कील ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है। किस ग्रुप का समान सूत्र होता है? एल्कील ग्रुप का समान सूत्र होता है। आप कहेंगे ये एल्कील ग्रुप क्या है? तो मेरे मित्र जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तब आपका वो कौन सा ग्रुप बन जाता है? तो एल्कील ग्रुप बन जाता है। और इसके लिए समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। और जब आप यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि एल्कील का जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है? तो R होता है।
तो अगर कहीं पे आपको अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH लिखा हुआ मिले तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो ये R है ये क्या बता रहा है, तो एल्किल समूह को बता रहा है, एल्किल ग्रुप को बता रहा है, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। आप कहेंगे चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि इसके कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मेरे मित्र इसी फॉर्मूला के सहारे अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं या फिर उसका अनुसूत्र लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि जो आपका अल्कोहल होता है, जो आपका अल्कोहल होता है, इसके लिए समान सूत्र क्या है, तो CnH2n+1 और OH। ध्यान देंगे कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो पहले हम लोग कार्बन की संख्या 1 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे Cn लिखा हुआ है तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे C लिख देंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे H2n लिखा हुआ है, N क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर आप यहाँ पे N की जगह 1 रखेंगे तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और +1 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा CH3OH, यानी कि जब आप कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो अल्कोहल का पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी N के जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2। यहाँ पे 2N लिखा हुआ है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हम लोग कार्बन आइटम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ये 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, और +1 है तो कितना हो जाएगा, 5। आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा C2H5OH। इसी तरह से जब आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम को 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H7OH। इसी तरह से अगर आप कार्बन 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H9OH। ये आपका क्या हो जाता है, तो गुरुजी ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर इसका साधारण नाम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो मेरे मित्र वो भी बड़ा ही सरल है। आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो आपका अल्कोहल है इसका सामान्य सूत्र क्या है, आप कहेंगे CnH2n+1 और OH है। ध्यान दीजिएगा ये CnH2n+1 क्या है, आप कहेंगे सर एल्किल ग्रुप है, यानी कि R है ये। ध्यान देंगे कि जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं तब आपका वो क्या हो जाता है, तो सर एल्किल ग्रुप हो जाता है। जैसे कि आप बात करते हो कि गुरुजी अगर CH4 से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं। और अगर इसी तरह से हम लोग C2H6 की बात करें, यानी कि एथेन की बात करें, और इससे हम एक कार्बन बाहर कर दें, तो जब हम लोग एक कार्बन बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग एथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथाइल या फिर इथाइल पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं कि C3H8 यानी कि जो आपका प्रोपेन है, इससे आप एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा C3H7, और इसको आप क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग प्रोपाइल पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका CH3OH है, क्या है, CH3OH। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मीथेन से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जा रहा है, तो हम लोग CH3 के लिए क्या लिखेंगे, तो गुरुजी इसके लिए हम लोग मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे C2H5 है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो गुरुजी इसके लिए हम लोग इथाइल लिखेंगे। और यहाँ पे C3H7 है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए हम लोग प्रोपाइल लिखेंगे। और यहाँ पे आपका C4H9 है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, तो सर इसके लिए हम लोग ब्यूटाइल लिखेंगे। ध्यान देंगे कि ये जो आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लिखा हुआ है, इसके साथ आप क्या करते हैं कि अल्कोहल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अल्कोहल लगा देते हैं सब में। ये क्या हो जाता है, तो अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं उसका साधारण नाम हो जाता है। तो जब भी आपको अल्कोहल ग्रुप का साधारण नाम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप के साथ अल्कोहल लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप का साधारण नाम हो जाएगा, यानी कि सिंपल नेम हो जाएगा। तो अब आप ये पढ़ सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7OH होता है। ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C4H9OH होता है।
आप कहेंगे चलो सर साधारण नाम तो हमने लिखना सीख गया, लेकिन ये बताओ कि इसका IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मेरे मित्र वो भी सरल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एल्केन के अनुरूप ऑल लगाते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसके IUPAC नाम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत इसका नाम लिखना शुरू करेंगे तो क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्केन के अनुरूप हमको ऑल लगा देना है। क्या लगा देना है, तो गुरुजी ऑल लगा देना है। आप इंग्लिश में लिखेंगे तो OL लगाएंगे और हिंदी में लिखेंगे तो आप इस तरह से ऑल लगा देंगे। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका CH3 लिखा हुआ है, तो आप क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ये तो एल्किल ग्रुप का है इसीलिए लिखा हुआ है। भाई मेरे ये एल्किल ग्रुप आपका कैसे फॉर्म होता है, तो सर जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर करा जाता है। तो आप ये बताओ कि एल्केन का पहला कंपाउंड क्या होता है। आप कहते हैं गुरुजी CH4 होता है। इसको आप क्या पढ़ते हो, तो आप कहते हो सर इसको हम लोग मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि एल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे उनका IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, एल्केन के अनुरूप उसमें ऑल लगा देना है। ऑल क्या, सफिक्स लगा देना है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर यहाँ पे पहला कार्बन है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है। एल्केन के अनुरूप हमको क्या लगा देना है, लास्ट में ऑल लगा देना है। तो 2 कार्बन के लिए एल्केन का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एथेन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे एथेनॉल लिख देंगे। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, और अगर हम लोग इसको एल्केन के अनुरूप जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर एल्केन के अनुरूप जाएंगे तो हम लोग इसको 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहाँ पे प्रोपेनॉल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रोपेनॉल लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप एल्केन में क्या यूज करते हैं, तो आप कहते हैं गुरुजी ब्यूटेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्यूटेन के साथ ऑल लगा देना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और इसी तरह से जितने भी इसके कंपाउंड हैं उन सभी का आप नाम लिख सकते हैं, चाहे वो साधारण नाम हो या फिर IUPAC नाम हो। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर 5 कार्बन हो जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C5H11 हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, पेंटाइल अल्कोहल पढ़ेंगे, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पेंटानॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका अगला जो कार्बन होगा 6 कार्बन के लिए IUPAC नेम क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए आप कहेंगे हेक्सेनॉल हो जाएगा। उसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हेप्टेनॉल होगा, ऑक्टेनॉल हो जाएगा। मतलब क्या कि अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं उसका जब भी साधारण या IUPAC नाम लिखा जाएगा तो वो कुछ इसी तरह से लिखा जाएगा। अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको चारों ऑप्शन में से गलत चुनना है। आपका पहला ऑप्शन है C4H9OH और इसका IUPAC नेम दिया हुआ है ब्यूटेनॉल और इसका साधारण नाम दिया हुआ है ब्यूटाइल अल्कोहल। आप क्या कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपने भी यही लिखा है C4H9OH और इसका साधारण नाम ब्यूटाइल अल्कोहल और IUPAC नेम क्या है सर, ब्यूटेनॉल है। आपका दूसरा ऑप्शन है CH3OH मेथेनॉल, इसका IUPAC नेम लिखा हुआ है और मिथाइल अल्कोहल इसका क्या लिखा हुआ है सर, साधारण नाम लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है C3H8OH प्रोपेनॉल और इसका साधारण नाम लिखा हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अभी जस्ट बताया है कि प्रोपेनॉल के लिए जो हमारा अनुसूत्र होता है वो होता है C3H7OH और इसका जो साधारण नाम है वो क्या होता है, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, C3H8 दिया हुआ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। जबकि आपका चौथा ऑप्शन क्या है, C2H5OH और इसका IUPAC नेम दिया हुआ है इथेनॉल और इसका साधारण नाम दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल। आप क्या कहेंगे कि सर ये भी सही है, तो गलत कौन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C गलत है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा सा सवाल। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछला 2 लेक्चर देखा है तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को करने में कोई समय नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 14, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 16। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो मेथिल अल्कोहल होता है यानी कि जो आपका CH3OH है और जो एथिल अल्कोहल होता है यानी कि जो आपका C2H5OH है, इन दोनों के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप इस दोनों का अनुभार निकाल लो और फिर उसको घटा लो, आपको अंतर मिल जाएगा।
और दूसरा तरीका ये है कि आप सबों को मालूम है कि यहाँ पे मेथिल अल्कोहल लिखा हुआ है और यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, और ये दोनों ही किस ग्रुप के कंपाउंड हैं? आप कहेंगे अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड हैं। और आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा था कि किसी एक ही ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं दैट्स ऑल आर नोन एज होमोलोगस, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? समजातीय कहलाते हैं। और किसी दो समजातीय कंपाउंड के बीच में, किसी दो होमोलोगस कंपाउंड के बीच में कितना का अंतर होता है? आप कहते हैं गुरुजी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके आणविक द्रव्यमान में जो अंतर होगा वो कितना का होगा? तो सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। और सिंगल बॉन्ड CH2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी 14 होता है। यानी कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर आपको देखने को मिलेगा? 14 का अंतर देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपको बिलीव ना हो तो आप इसका भी अनुभार निकाल लीजिए और इसका भी अनुभार निकाल लीजिए, दोनों को घटाएंगे तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपने कल के सेशन में भी करा था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का सूत्र डैश है, बताइए ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जब हम लोग एथेनॉल के आणविक सूत्र की बात करते हैं तो इसका आणविक सूत्र क्या हो जाता है? C2H5OH हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि एथेनॉल का साधारण नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि एथेनॉल का साधारण नाम इथाइल अल्कोहल होता है। एथेनॉल का साधारण नाम क्या होता है? आप कहेंगे इथाइल अल्कोहल होता है। तो आप ये दोनों ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका IPAC नेम इथेनॉल होता है, साधारण नाम इथाइल अल्कोहल होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल में क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अल्कोहल में क्या होता है, यानी कि अल्कोहल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल ग्रुप का कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो हमारा CH3OH मेथेनॉल हो, या फिर C2H5OH इथेनॉल हो, या फिर C3H7OH प्रोपेनॉल हो, या फिर C4H9OH क्या हो हमारा ब्यूटेनॉल हो, इन सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो सर इन सभी में देख रहे हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है सर? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्कोहल में क्या होता है, आप क्या कहेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आपके पास एक अच्छा सा कंसेप्ट आ जाता है तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अल्कोहल से संबंधित, उसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है C2H5O2, दूसरा ऑप्शन है C3H7OH, तीसरा ऑप्शन है C3H5OH और चौथा ऑप्शन है C3H8O3। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो ग्लिसरॉल होता है, जो आपका ग्लिसरॉल होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्लिसरॉल का कुछ अमाउंट आपके ब्लड में भी पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H8O3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8O3। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्लिसरॉल जो है इसका IPAC नेम क्या होता है? अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ बबुआ कि ग्लिसरॉल का IPAC नेम क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि ग्लिसरॉल का IPAC नेम होता है प्रोपेंट्रियोल। क्या होता है? प्रोपेंट्रियोल। तो आप इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे और इसका IPAC नेम भी याद रखेंगे। और कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन ये भी मिल जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोपेंट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, तो आप क्या कहेंगे? C3H8O3 प्रोपेंट्रियोल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल का IPAC नेम क्या होता है? प्रोपेंट्रियोल होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस ग्लिसरॉल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो गुरुजी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए। साथ ही ध्यान में रखेंगे ग्लिसरॉल के बारे में सबसे अहम बात कि ग्लिसरॉल आपका किस टाइप का अल्कोहल है?
अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ बबुआ कि ग्लिसरॉल किस टाइप का अल्कोहल है, तो आप झट से कहेंगे कि ग्लिसरॉल जो है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। किस टाइप का अल्कोहल है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी आपने यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि आपके अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, तो आप कहते हैं सर सिंगल बॉन्ड OH होता है। अच्छा ये क्या हो जाता है? तो आप सभी के मन में चल रहा होगा ये तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो आपका OH है इसी को क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। क्योंकि आपका जो ग्लिसरॉल होता है उसमें क्या होते हैं? तो सर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। आपके ग्लिसरॉल में क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोला जाता है। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? C3H8O3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको क्या सब याद रखना है इसके बारे में कि रासायनिक सूत्र ये होता है, IPAC नेम ये होता है, और साथ ही साथ ये किस टाइप का अल्कोहल है? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। कहा जा रहा है कि इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसकी अस्थिरता में वृद्धि करने, दूसरा ऑप्शन है इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने, तीसरा ऑप्शन है इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने, और चौथा ऑप्शन है इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इथेनॉल का विकृतीकरण क्यों किया जाता है, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इथेनॉल को ही क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोला जाता है। और आप सभी कहते हैं कि सर इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। आप सभी इतना तो जरूर जानते होंगे कि अल्कोहल में क्या रहता है? तो गुरुजी इसमें नशा रहता है। क्या रहता है? नशा रहता है। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसी एथेनॉल का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सर जी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए या फिर एंटीबैक्टीरियल लिक्विड बनाने के लिए। किसके लिए सर? एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए और एंटीबैक्टीरियल लिक्विड बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों ही क्रीम कहाँ बनता होगा? आप कहेंगे सर फैक्ट्री में बनता होगा। तो क्या फैक्ट्री के लोग जो होंगे वो मूर्ख होंगे? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मूर्ख नहीं होगा। तो भाई मेरे फैक्ट्री के जो लोग होंगे और जो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्रीम बना रहा होगा वो इतना तो जरूर जानता होगा कि जिस अल्कोहल का यूज हम इस क्रीम को बनाने के लिए कर रहे हैं उसमें क्या रहता है? नशा रहता है। तो अब उन लोगों को तो फ्री का दारू मिल जाएगा, फ्री का शराब मिल जाएगा। अल्कोहल क्या है आपका? तो आप कहते हो सर शराब है। तो वो लोग क्या करेगा सर? पी के पूरे एकदम टुल रहेगा और बाद में पता चला कि कंपनी गर्त में चला गया और एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्रीम बनते रह गया। मेरे मित्र पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसी C2H5OH में 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तो 5 से 10% इसमें मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका मेथिल अल्कोहल होता है ये क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, विषैला होता है। अगर लोग इसको पी ले तो क्या होगा? तो सर अंधा हो जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। तो जैसे ही आप 5 से 10% अल्कोहल में क्या करते हैं? मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, तो वो जो आपका पूरा का पूरा अल्कोहल होता है वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, विषैला हो जाता है। और जो लोग इसको पीने के बारे में सोचेंगे वो एक बार डर जाएंगे कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? लाभदायक नहीं होगा, हानिकारक होगा। और अगर हम इसको पी लेंगे तो क्या हो सकते हैं? या तो अंधा हो सकते हैं या फिर पागल हो सकते हैं। तो अब आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इथेनॉल का विकृतीकरण क्यों किया जाता है, यानी कि इथेनॉल का जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज है उसको बिगाड़ क्यों दिया जाता है? इसीलिए ताकि लोग उसको पी ना सके, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग इथेनॉल यानी कि अल्कोहल में 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं तब जो वो हमारा अल्कोहल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी उसको हम लोग विकृत अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत अल्कोहल कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसी को इंग्लिश में डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है मेथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड और चौथा ऑप्शन है इथेनॉल। क्या होगा इसका आंसर?
आप सभी देख रहे होंगे कि जिस जगह भी शराब बंद है, शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहाँ के आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कप सिरप मार रहे हैं ताकि हमेशा नशा बना रहे हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कप सिरप में क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। कप सिरप में क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। और आजकल का जितना भी युवा है सबको मालूम है कि अल्कोहल में क्या होता है, नशा होता है, क्योंकि ये चीज़ तो वो क्लास 10th में ही पढ़ लेता है। तो अगर दारू नहीं मिलता है तो वो क्या करता है सर, कप सिरप ही पीना शुरू कर देता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और हार्मफुल है, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जितना भी टिंचर सॉल्यूशन है जिसका हम लोग यूज एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, या जो हमारा खांसी वाला सिरप है, या फिर जो कुछ टॉनिक है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो अल्कोहल रहता है असल में ये क्या होता है, तो असल में ये इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी चलो हमने ये मान लिया कि जो कुछ टॉनिक हैं या जो कुछ कप सिरप हैं उसमें क्या रहता है, इथेनॉल रहता है, अल्कोहल रहता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत नशा आता है और लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये बताओ यहाँ पे जो टिंचर सॉल्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पे जो टिंचर सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो ये टिंचर क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी भी इस चीज़ को फील किए होंगे कि गांव घर में जो छोटा मोटा मेडिकल होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत कट फट जाता है तो आप वहाँ मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल वाले क्या करते हैं, अरे इसके ऊपर में टिंचर डाल दो। एक्चुअली ये टिंचर होता क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो टिंचर होता है ये इथेनॉल और आयोडीन का क्या होता है, विलयन होता है। जो आपका टिंचर सॉल्यूशन होता है जिसका यूज आप एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एक्चुअली में वो क्या होता है, तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और आयोडीन का विलयन होता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि टिंचर में आयोडीन का परसेंटेज कितना रहता है, तो गुरुजी 2 से 3% क्या रहता है, आयोडीन रहता है, और शेष आपका क्या रहता है, इथेनॉल रहता है। ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से टिंचर विलयन किससे बनता है, आप क्या कहेंगे, इथेनॉल और आयोडीन से बनता है। टिंचर में आयोडीन की प्रतिशतता कितनी होती है, आप कहेंगे 2 से 3% होती है। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में मेथेनॉल दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो चला ध्यान में रखना, CH3OH किसका फार्मूला है, मेथेनॉल का। इसी को क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल कहते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा विषैला होता है, पॉइजनस होता है, और लोग अगर इसको पी ले तो क्या हो जाएगा, या तो अंधा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, तो सर जी पागल हो जाएगा। आपका अगला ऑप्शन है एथेनोइक एसिड और फिर है एसिटिक एसिड। तो चला ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एथेनोइक एसिड है, जो एथेनोइक एसिड है इसी को क्या बोला जाता है, तो एसिटिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे विनेगर में यानी कि सिरका में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल के लिए फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी एसिटिक एसिड के लिए फार्मूला होता है CH3COOH। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि इथेनोइक एसिड को ही क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है निकिल, दूसरा ऑप्शन है सूरज का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है ताप। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इन चारों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी कहेंगे सर ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इथेनॉल को किस में बदलना है, तो सर जी इथेन में बदलना है। तो इथेनॉल को इथेन में बदलने के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा कि इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, और इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब C2H5OH यानी कि इथेनॉल यानी कि अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब जो C2H5OH में पानी होता है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि तब ये आपका बना लेता है C2H4 प्लस H2O बना लेता है। ध्यान में रखिएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक से पानी निकालने वाला एजेंट। तो यहाँ पे जो आपका C2H5OH है इससे पानी कौन बाहर निकाल रहा है, तो आप कहेंगे सर जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि C2H5OH यानी कि एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए जो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं वो हमारा क्या है, तो गुरुजी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर आंसर तो हमको मिल गया है, लेकिन ये बताओ कि इथेनॉल इथेन में परिवर्तित कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये C2H4 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इथीन कहते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग इथेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं तब ये इथेनॉल आपका किस में बदल जाता है, तो C2H4 यानी कि इथीन में बदल जाता है। अब इस इथीन को हम लोग क्या करते हैं, तो सर इसका हाइड्रोजिनेशन होता है। और ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के साथ क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। आप सही समझ रहे हैं, यानी कि जब C2H4 के साथ हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, H2 जोड़ते हैं, लेकिन H2 जुटेगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए होगा, उत्प्रेरक चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक यूज करेंगे, तो आप ध्यान में रखना कि जब C2H4 यानी कि इथीन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है तब ये आपका क्या बना लेता है, तो गुरुजी C2H6 बना लेता है। और यही पूरा आपका प्रक्रिया होता है एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने का। पहला चरण में क्या होता है, तो पहला चरण में एथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है, किसके द्वारा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा। और डिहाइड्रेशन जो होता है उसके बाद आपको क्या मिलता है, इथीन मिलता है। और इस इथीन का क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, तो गुरुजी ये हमारा इथेन मिलता है, यानी कि C2H6 मिलता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका इथीन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा होता है, किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में, आप कहेंगे निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में। और ये जो आपका इथीन से इथेन बन रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो आप लोग झट से कह देंगे कि एथेनॉल में हाइड्रोजन के 5 परमाणु होंगे, जो कि क्या हो जाएगा, तो सर जी गलत हो जाएगा। काहे, तो आप लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा काउंट करना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 5 परमाणु है हाइड्रोजन का और यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, आप कहेंगे 6 परमाणु होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्बन के 2 परमाणु हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोपेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन और कार्बन के कितने परमाणु होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 3। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो सर 7 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि प्रोपेनॉल के एक अणु में कार्बन के 3 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के 8 परमाणु होंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सबसे सरल अल्कोहल है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटेनॉल, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल और चौथा ऑप्शन है मेथेनॉल। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश सबसे सरल अल्कोहल है। क्या होगा इसका आंसर। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे किसकी बात करी जाएगी तो सिंपल अल्कोहल की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी, सिंपल अल्कोहल की बात करी जाएगी। तो आप किसका नाम लेंगे, आप सभी मेथेनॉल का नाम लेंगे, एथेनॉल का नहीं। किसका नाम लेना है, मेथेनॉल का। और मेथेनॉल को क्या बोला जाता है, सरल अल्कोहल बोला जाता है। फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि मेथेनॉल को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी मेथेनॉल को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। मेथेनॉल को क्या बोला जाता है, वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। अब आप सभी के मन में चलने लगा होगा कि इसको हम लोग वुड स्पिरिट काहे बोलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जो मेथेनॉल हम लोग प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं, तो लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त करते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से हमको क्या मिलता है, तो गुरुजी मेथेनॉल मिलता है। आप कहिएगा ये भंजक आसवन क्या होता है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है,
मेरे मित्र हम लोग क्या करते हैं इस भंजक आसवन में, तो कोई लकड़ी लेते हैं, यानी कि कोई आपका वुड होता है उसको लेते हैं हम लोग, और उस वुड को क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन के बहुत कम उपस्थिति में बहुत ही तेजी से गर्म करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के कम उपस्थिति में या अब्सेंस में लकड़ी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो जो आपका लकड़ी होता है वो क्या होता है सर, पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और उसी से हम लोग को क्या मिलता है, तो सर ये मेथेनॉल मिलता है। और ये जो प्रक्रिया है लकड़ी को पिघलाने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंजक आसवन यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। चूंकि मेथेनॉल आपका लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, तो सर वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश सबसे सरल अल्कोहल है, आप कहेंगे मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है, और इसीलिए हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ब्यूटेनॉल भी दिया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। C4H9OH क्या होता है, ब्यूटेनॉल का फार्मूला होता है, इसका साधारण नाम क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन में एथेनॉल भी दिया हुआ है, तो एथेनॉल आप सभी समझ रहे हैं, C2H5OH, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, शराब बनाने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में एथिल अल्कोहल है, परेशान नहीं होना है, एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल दोनों ही क्या है सर, सेम बात है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेथेनॉल, दूसरा है एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है एस्टर, और चौथा ऑप्शन है एथेनॉल। क्या होगा इसका आंसर, मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि इसको हम लोग कैसे पॉइजनस बनाते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि इथेनॉल का क्वथनांक है 108 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर कई बार याद किए हैं कि जो अल्कोहल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, तो गुरुजी अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान में रखेंगे कि क्वथनांक को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, और फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग फुल फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि अल्कोहल का यानी कि इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलना स्टार्ट कर देता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -115 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको यही चीज़ कहीं कहीं पे -114.3 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है, यह चापचई प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से किसके अत्यधिक सेवन से आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, और आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। आप क्या कहेंगे कि सर ऐसा स्थिति शराब पीने के केस में होता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अनाप शनाप भी बोलता है। इसलिए बोलता है क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वही काम करना क्या कर देता है, कुछ देर के लिए बंद कर देता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसा स्थिति शराब पीने के केस में होगी, और शराब में क्या रहता है, तो आप सभी कहेंगे अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी शराब में इथेनॉल रहता है। क्या रहता है, इथेनॉल। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। आपका वही क्वेश्चन है जो आपने पहले करा था। फर्क ये है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा उलटफेर किया हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल।
आप क्या कहेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपने इसी सेशन में बताया है कि जो हमारा ब्यूटेनॉल होता है उसका आणविक सूत्र C4H9OH होता है और इसका साधारण नाम क्या होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है C2H5OH और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं और इसका साधारण नाम क्या होता है, एथाइल अल्कोहल होता है। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है C3H7OH जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल कहते हैं और इसका साधारण नाम क्या होता है, प्रोपाइल अल्कोहल होता है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही क्या है सर, सही हैं। चौथा ऑप्शन है आपका C2H3OH और क्या लिखा हुआ, मेथेनॉल और इसका साधारण नाम लिखा हुआ मिथाइल अल्कोहल। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी मेथेनॉल की बात करी जाएगी तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, जबकि हमारे ऑप्शन में इसका फार्मूला क्या दे रखा है, तो सर C2H3OH दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। यानी कि सही फार्मूला क्या होना चाहिए, CH3OH होना चाहिए। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में गलत सेट है, इसीलिए सही आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में सिंगल बॉन्ड OH है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनिल एसिड, दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका कार्यात्मक समूह जो है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में है कार्बोनिल एसिड। क्या है पहले ऑप्शन में, कार्बोनिल एसिड। तो पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनिल एसिड नहीं होता है। कार्बोनिल एसिड आपका किसी भी टाइप का कंपाउंड नहीं होता है। तब क्या होता है, तो गुरुजी कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, यानी कि कार्बोनिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3 होता है। यहाँ पे जो कार्बोनिल एसिड लिखा हुआ वो क्या है सर, गलत है। क्या होगा, तो गुरुजी कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ रहता है। तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा जा रहा है कि किस में सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें आप कह रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये तो हमारा आंसर नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आप एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एथेनोइक एसिड को ही क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन सी है वो भी क्या है सर, तो सर उसमें भी सिंगल बॉन्ड OH नहीं है। आपका जो चौथा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है ब्यूटेनॉल। आप कहेंगे सर ये हमारा आंसर है, क्या है, तो ब्यूटेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C4H9OH। तो इसमें आपका क्या है सर, सिंगल बॉन्ड OH है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको अल्कोहल से संबंधित किसी भी टाइप का प्रश्न दे दिया जाए, स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के, तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।